गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए अपने ना क्या करते हैं, जो कल वाला जो पार्ट था ना एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि उससे अपने आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, अपनों ने ये कुछ पार्ट देख लेते हैं यहाँ पर बच्चों ना, फोकस कीजिएगा फिर से ना। हमने बात की थी कि जो सेमिनी फेस्टिब्यूल एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर है, जब उसका कट सेशन अपनों ने बनाया था। हाँ आशीष बेटा ना, आज फिजिक्स क्लास जो है वो सस्पेंडेड बेटा ना। देखिए हमने कहा था जैसे कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनी फेस्टिब्यूल थी, है ना, और उसका हमने एक सेक्शन कट किया था। बाहर की तरफ हमें कुछ सेल्स मिली थी जिन्हें हमने बोला था लीडिंग सेल, और लीडिंग सेल रिलीज कर रही थी टेस्टोस्टेरोन। बाहर इसके साथ साथ कुछ अपने को इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी मिलती हैं जो कि हैप्लॉइड सेल्स को मारना चाहती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी की सारी सेल्स तो कौन सी होती है, 2n होती है। हमने देखा जो सेमिनिफ्रेस्टिबल है उसके बाहर की तरफ की जो कवरिंग होती है इसे बोलते हैं बच्चों ट्यूनिका प्रोप्रिया। ठीक है, ये सेमिनिफ्रेस्टिबल के बाहर की तरफ की जो कवरिंग होती है ट्यूनिका प्रोप्रिया। अंदर की तरफ हमने देखा था दो तरह की सेल्स होती हैं, एक तो होती हैं कॉलमनार सेल्स और एक होती हैं क्यूबोइडल सेल। कॉलमनार सेल्स, क्यूबोइडल सेल, कॉलमनार सेल्स, क्यूबोइडल सेल, कॉलमनार सेल, क्यूबोइडल सेल, कॉलमनार सेल्स, क्यूबोइडल सेल। कॉलमनार सेल्स को हमने नाम दिया था सर्टोली सेल्स। इनका और नाम भी बच्चों आपको याद रखना है, सस्टेंटाकुलर सेल्स, नर्स सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल जो हैं ये आपको एक विशेष पॉइंट के फॉर्म में और भी याद रखना है कि ये मेमेलियन टेस्टिस का करेक्टर है बच्चों ना। आपसे पूछेगा कई बार कि मेमेलियन टेस्टिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है इनमें से, तो सर्टोली सेल उसका आंसर जाएगा। ठीक है, ये जो ऑन द अदर हैंड इधर जो क्यूबोइडल सेल है, ये क्यूबोइडल सेल ये जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है, और जर्मिनल एपिथेलियम को आप स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। यहां से तो बनेंगे स्पर्म, और सर्टोली सेल के अपने फंक्शंस हैं। ठीक है, अब अपने इस फिगर को जो यहाँ पे बना हुआ है एक बार देख लेते हैं बच्चों। तो जो ये बाउंड्री है, जो ब्लैक ब्लैक कलर वाली बाउंड्री है, ये सेमिनी फेस्टिवल को यहाँ पर नोट कर रही है। यहाँ पर सेमिनी फेस्टिवल देखो 3 दिखा रखी है, लेकिन अपने किसी एक को जो है वो एनलार्ज करके दिखा रखा है। ठीक है, और दूसरा ऊपर की तरफ जो कवरिंग है उसे हमने बोल रखा है बच्चों ट्यूनिका प्रोप्रिया, जो कि व्हाइट फाइबरस करंट टिश्यू ही है। ठीक है, अंदर की तरफ ल्यूमन है, और सेमिनी फेरेस्टिबल की इनसाइड वॉल को लाइंड करते हुए हमें दो तरह की सेल्स मिलती है। एक तो मिलती है क्यूबोइडल सेल, क्यूबोइडल सेल को ही आप स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, जिन्हें आप स्पेशली जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं, और यहीं से बनते हैं स्पर्म। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो सेल्स हैं वो है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल लो फिर से बता देता हूं, सस्टेंटाकुलर सेल, सपोर्टिंग सेल, नर्स सेल भी इनको बोलते हैं। ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ये डेड स्पर्म का फेगोसाइटोसिस करते हुए दिखाई देती है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन है वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल भी एनाटॉमी को अपने कवर कर लेते हैं। और ये जो सर्टोली सेल्स हैं, आप देखें ये सर्टोली सेल, ये नेबर सर्टोली सेल आपस में जो टाइट जंक्शन बना रही है ना, ये टाइट जंक्शन, इन टाइट जंक्शन का जो फंक्शन है वो क्या है, मुझे कमेंट में मेंशन करके बताएं। देखिए सबसे पहले कौन बताता है? ब्लड टेस्ट बैरियर, बहुत बढ़िया, बस 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 बस, ठीक है ना, मतलब सबको याद तो है। अच्छा, जो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन कौन सी सेल्स करती है, तो इसका आंसर जाएगा सर्टोली सेल। वो कैसे करती है, तो टाइट जंक्शन बनाकर। चैतन्य वेरी गुड, आयुष बढ़िया, निवेद बढ़िया, दिव्यानी बढ़िया, है ना। इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके बाहर की तरफ की जो सेल्स बात की थी वो है लिडिक सेल। इसके अलावा कुछ हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स। भाई ये इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स है, यही तो नुकसान पहुंचाना चाहती होंगी हमारे इन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स को। तो हम इससे बचाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं।
अब हमने देखा थे सर्टोली सेल के कुछ फंक्शंस। सर्टोली सेल जो हैं उनका हमने बात की थी कि वो खाती भी हैं, वो खिलाती भी हैं, यानी कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं एंड वो फेगोसाइटोसिस भी परफॉर्म करती हैं। इसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन था ब्लड टेस्टिस बैरियर, और एक काम था इनहिबिन सीक्रेट करना। इनहिबिन बच्चों हम आगे पढ़ेंगे भी सही। एक्सेसिव स्पर्मेटोजेनेसिस अगर होता हुआ दिखाई देना तो उस समय ये हाइपोथैलेमस को एंड एंट्री पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देती है ताकि जीएनआरएच एंड एफएसएच का सिक्रीशन कम हो जाए। भाई एक बात तो है, जो क्यूबोइडल सेल है वो बहुत सारे स्पर्म बनाएगी, और उसके पास में पड़ी हुई सर्टोली सेल है ना, उसको पता है कि बहुत सारे स्पर्म बन रहे हैं, और अगर एक्सेसिव ही बनना शुरू हो जाए तो फिर इनहिबिन जो है वो रिलीज करना शुरू कर देंगी। ठीक है, इसके साथ साथ एंटी मुलेरिन हार्मोन भी बनाती है। एंटी मुलेरिन हार्मोन का काम आपको पता था, यानी कि प्रिमिटिव सर्टोली सेल ने उस मुलेरियन डक्ट को रिग्रेट किया था, और उसके रिग्रेशन से स्ट्रक्चर बनी थी प्रोस्टैटिक यूट्रिकल। ठीक है, सर्टोली सेल कैन सिंथेसाइज एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन, यानी जो एंड्रोजन पड़ा है बाहर की तरफ, उस एंड्रोजन को ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है। अच्छा जी, एस्ट्रोजन जो है उसके फंक्शन जो है अगर अपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कई किताबों में अगर देखें तो बुक्स में अगर देखें तो हम देखते हैं कि स्पर्म के साथ साथ बहुत सारा एस्ट्रोजन कंटेंट भी जो है फिर सेमिनी फेस्टिवल से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। और एपिडाइमस वास डिफरेंस के अंदर हम देखते हैं कि एस्ट्रोजन जो है वहां पर एब्जॉर्ब किया जाता है एंड वापिस से एक कोआगुलेटेड, एक गाढ़ा सा मीडियम क्रिएट किया जाता है जिसमें स्पर्म जो है अपनी एनर्जी जो है वो कंजर्व करते हैं। और आपको अगर आपको फिलहाल याद रखना है तो एक आप कह सकते हो कि बॉडी बीएमआर को कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है। ठीक है, FSH acts on the Sertoli cell and stimulates secretion of some factors which helps in the process of spermiogenesis। Spermiogenesis मैं बताऊंगा आपको जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया से हम बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर हम बनाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर हम बनाएंगे स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड नॉर्मल सी स्ट्रक्चर है, नॉर्मल सेल जैसी, और स्पर्मेटिड से जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना तो उस स्टेप को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस बच्चों। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करती है। और अगर सम फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो आप नॉर्मल याद रखें ना, ग्रोथ फैक्टर्स कुछ जो है वो रिलीज करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लिडिक सेल्स। ब्लड वेसल्स वहां पर अपने को दिखाई देगी, वहां पर अपने को खास सेल भी दिखाई देगी जिसे हम बोलते हैं लिडिक सेल। और लिडिक सेल के साथ साथ हमें नीचे थर्ड पॉइंट देखें, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी दिखाई देंगी। ठीक है, जो कि हमारे लिम्फोइड सीरीज की एक्टिव सेल्स हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक खास काम, अच्छा लेडिक सेल का अगर आपसे कोई काम पूछेगा तो आप बता ही देंगे कि लेडिक सेल क्या रिलीज करती है, एंड्रोजन। ठीक है, और ये एंड्रोजन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा देखें, जो टेस्टोस्टेरोन जो था एंड्रोजन, वो तो कहां से बना, लेडिक सेल से बना, लेकिन लेडिक सेल तो बाहर थी, है ना। तो लेडिक सेल एंटर द कौन, द टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम लेडिक सेल एंटर द सेमिनिफेस्टिबुल बाय डिफ्यूजन अंडर द इफेक्ट ऑफ एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है ये भी कहां से आता है, सर्टोली सेल से आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर्टोली सेल से इनहिबिन आया, सर्टोली सेल से एबीपी आया, सर्टोली सेल से एरोमेटेज एंजाइम आता है जो कि एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। हमने देखा ना प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर सकता है। एरोमेटेज एंजाइम भी जो है वो हमारे सर्टोली सेल से आता हुआ दिखाई देता है। और इसके अलावा एंटी मुलेरिन हार्मोन का भी तो सोर्स है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम चलें आगे की तरफ तो अब हम मूव करेंगे बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम पेनिस जो है उस ऑर्गन को भी स्टडी करेंगे बच्चों। और पेनिस जो ऑर्गन है वो एक इंट्रोमिटेंट ऑर्गन कहलाता है। इंट्रोमिटेंट ऑर्गन बच्चों उस ऑर्गन को बोलते हैं जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं, मतलब कि गैमेट को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, मेल गैमेट को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर पहुंचाएगा। व्हाट इज एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आयुष। एफएसएच एंड एलएच एंट्री पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं ना बच्चों। अच्छा इसके बाद अगर देखें तो हम इस पेनिस की स्ट्रक्चर को एक बार थोड़ा सा लाइन डायग्राम से भी पढ़ते हैं। ठीक है, फिर अपने इस फिगर को भी समझ लेंगे फटाफट फटाफट, है ना। देखिए
अगर पेनिस की बात करें तो पेनिस जो है बच्चों वो इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। और कितने इरेक्टाइल टिश्यू यहाँ प्रेजेंट है, तो हम देखेंगे 3 लॉन्गिट्यूडिनल इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। और वो लॉन्गिट्यूडिनल इरेक्टाइल टिश्यू के नाम भी आपको याद रखना है बच्चों। एक तो होता है कॉर्पस स्पोंजियोसम और 2 होते हैं हमारे पास, ये नंबर की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना, ऐसे मत करना कि मतलब पहले नंबर पे ये लिखा है, नंबर में 2 हैं, ठीक है, नंबर में 1 है, नंबर में 2 होते हैं हमारे पास कॉर्पोरा केवर्नोसा, ठीक है। अभी जब डायग्राम बताऊंगा तब और भी अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो 2 तो हमारे पास होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू कॉर्पोरा केवर्नोसा, एक होता है हमारे पास कॉर्पस स्पोंजियोसम, और टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो 1 + 2 3 इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना हुआ है हमारा पेनिस। पेनिस जो है वो इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ है। आइए सबसे पहले इन इरेक्टाइल टिश्यू को डिनोट करते हैं। और एक आपको पता होगा कि पेनिस के अंदर से ही तो फिर पेनाइल यूरेथ्रा जो है वो ट्रेवल करते हुए दिखाई देती है। अब देखिए, अगर बात करें इस पेनिस की, पेनिस जो है बच्चों ये इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ स्ट्रक्चर है ओनली, ठीक है। यहाँ पर कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती, जैसे टाइगर वगैरह के अंदर अपने देखते हैं, यहाँ पर कोई बोन पार्ट प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अभी देख रहे हैं सारी स्ट्रक्चर, आपको समझ में आ जाएगी। पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अंकित, है ना। देखो, कलर चेंज करें। देखिए ये ऐसे ग्लैंड खींचते हैं पहले तो, एक रफली फिगर, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो सके, ठीक है, ताकि आपको भी फील हो क्लासरूम स्टडी जैसा, ठीक है। ये जो रेड वाली जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना बच्चों, ये है पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। पेनाइल यूरेथ्रा जो होती है वो जिस इरेक्टाइल टिश्यू से क्रॉस होकर निकलते हुए दिखाई देती है उसे हम बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम, ठीक है। तो मैं इस कॉर्पस स्पोंजियोसम, ये एक ही है, मैं इस एक को बच्चों ये ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये पूरा ये कॉर्पस स्पोंजियोसम, ठीक है। ये ऐसा कुछ, दो मत समझना, है ना, ये एक ही है जिसको अंदर से पेनिट्रेट करते हुए पेनाइल यूरेथ्रा जो है वो रन कर रही है, ठीक है। जो ये ओपनिंग है ना बच्चों बाहर वाली, इसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 2 इरेक्टल टिश्यू और, ये एक इरेक्टल टिश्यू, ऐसा ही ये एक इरेक्टल टिश्यू, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर वाले हैं ये 2 हैं, ठीक है। जो अपनों ने ब्लू कलर वाला जो बनाया था, ये तो है हमारे पास कॉर्पस स्पोंजियोसम, ठीक है। और जो ये ग्रीन कलर वाले बनाए हैं ये है हमारे पास कॉर्पोरा केवर्नोसा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल 3 इरेक्टाइल टिश्यू है। लेकिन खास बात आप देखें, जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ गया है और आगे की तरफ बढ़कर ये एक बल्जिंग सी स्ट्रक्चर बना रहा है ना। इस बल्जिंग सी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बच्चों ग्लांस पेनिस, ये ग्लांस पेनिस हमारे पास। अच्छा जी, और देखिए ऊपर की तरफ स्किन का एक फोल्ड भी चलता हुआ दिखाई देता है, उसके लिए एक अलग कलर यूज कर लेते हैं। ये ऊपर की तरफ स्किन का एक फोल्ड, स्किन स्किन के लेयर चलते हुए, ठीक है। ये मैं स्किन बता देता हूँ, ठीक है।
और स्किन देखो, जहां से ग्लांस पेनिस यानी जो बल्जिंग पार्ट बनना स्टार्ट हुआ था, वहां पर जाके स्किन के कुछ फोल्ड बनाती है ना। हमें एक्चुअली नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टर्मिनोलॉजी जो है उनको समझना है। और स्किन के इन फोल्ड को हम बोलते हैं फ्रेनुलम प्रीप्यूस। फ्रेनुलम प्रीप्यूस। फ्रेनुलम प्रीप्यूस से देन हम देखते हैं कि स्किन के कुछ पार्ट डिराइव होते हैं जो कि ग्लांस पेनिस को कवर किए हुए होते हैं। ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं बच्चों प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन, जो कि ग्लांस पेनिस को कवर किए हुए हैं। बच्चों याद रखना, ग्लांस पेनिस किसने बनाया था? कॉर्पस स्पोंजियोसम ने। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से इरेक्टाइल टिश्यू ऐसे हैं जो पहले ही टर्मिनेट हो जाते हैं। आप देखें तो जरा कॉर्पोरा कैवर्नोसा ग्रीन वाले तो पहले ही टर्मिनेट हो गए। आपसे पूछेगा कौन सा इरेक्टाइल टिश्यू ऐसा है जो कि आगे की तरफ जाकर एक बल्जिंग पार्ट, एक सोलन पार्ट, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे आप ग्लांस पेनिस बोलते हैं। तो आप उसका आंसर देंगे बच्चों कॉर्पस स्पोंजियोसम। ठीक है, अब हम वापस आते हैं इस ग्लांस पेनिस को जो कि कवर कर रहा है, डेट इज प्रीप्यूस या फिर फोरस्किन। ठीक है, प्रीप्यूस और फोरस्किन के अंदर बच्चों कुछ हमें ग्लैंड्स दिखाई देती हैं। ठीक है, मैं ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं। इन ग्लैंड्स को बोलते हैं बच्चों प्रीप्यूचुअल ग्लैंड। कहीं आप नाम जो है टायसन ग्लैंड भी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं। प्रीप्यूचुअल ग्लैंड जो है वो स्मेग्मा सीक्रेट करता है, एक व्हाइटिश, एक चिपचिपा सा स्मेग्मा सीक्रेट करता है। इसका फंक्शनल यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि वो है तो वो हो सकता है कि डस्ट पार्टिकल को या पैथोजन को ट्रैप कर सके, इसलिए जो है रोज इस स्मेग्मा को जो है वो क्लियर करना चाहिए। अब क्या होता है, कुछ रिलीजन के अंदर ये जो स्मेग्मा सीक्रेट करना या फिर इस जो सिक्रीशन आया है, इसको हम कहते हैं कि वो इम्प्योरिटीज लेकर आता है। तो कुछ रिलीजन के अंदर क्या होता है, प्रीप्यूस को ही कट कर दिया जाता है। और प्रीप्यूस को कट करना, कलर चेंज कर देता हूँ, प्रीप्यूस जैसा कलर डालने, प्रीप्यूस को कट करना और हटा देना, इसे बोलते हैं सर्कमसीजन। तो आपसे पूछेगा कि सर्कमसीजन जब किया तो किसको रिमूव किया, तो बच्चों याद रखना प्रीप्यूस या फिर फोरस्किन को। ठीक है, ग्लांस पेनिस के बेस पर, ग्लांस पेनिस के बेस पर हमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई देती है। ठीक है, और इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोरोना ग्लैंडिस। ये कोरोना ग्लैंडिस। तो आपसे पूछ सकता है कि कोरोना ग्लैंडिस कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि ग्लांस पेनिस के बेस पर कोरोना ग्लैंडिस है ना। आप कह सकते हैं कि जहां पर कॉर्पोरा कैवर्नोसा टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है, या जहां से ग्लांस पेनिस जो है वो अराइज होना स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद देखो बच्चों, कुछ और स्ट्रक्चर भी जो खास है, जो इन टिश्यूज को यानी कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पोंजियोसम को इरेक्टाइल बनाते हैं। ठीक है, उन इरेक्टाइल टिश्यू को अपने यहाँ पर देखते हैं। देखो वो जो है स्ट्रक्चर जो इनको इरेक्टाइल बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, ये मैं देखो ऑरेंज ऑरेंज कलर वाले जो पार्ट बना रहा हूं, ये इन्हें बोलते हैं बच्चों ब्लड साइनोसॉइड्स। ब्लड साइनोसॉइड्स नॉर्मली जो है ये एम्प्टी रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है ना, तो उस समय यहाँ पर हम ब्लड की फीलिंग देखते हैं। और जब ब्लड की फीलिंग यहाँ पर होती है तो सारे के सारे ब्लड साइनोसॉइड्स के अंदर अगर ब्लड की फीलिंग होगी तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर टिश्यूज का एनलार्जमेंट होता है, मतलब इन इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर एनलार्जमेंट होगा। भाई अगर एक ब्लड साइनोसॉइड है, अगर उसके अंदर ब्लड की फीलिंग अगर ज्यादा हो जाए तो एक ब्लड साइनोसॉइड क्या होना शुरू हो जाएगा, एनलार्ज होना शुरू हो जाएगा। आप सोचो सारे के सारे जो हैं वो अगर एनलार्ज हो जाए तो फिर टिश्यू भी क्या हो जाएगा बच्चों, इरेक्टाइल हो जाएगा, मतलब पेनिस भी क्या हो जाएगा, इरेक्टाइल हो जाएगा। ठीक है, प्रीप्यूस का बेटा पर्पस जो है वो इस ग्लांस पेनिस को कवर करना है। नॉर्मली तो अगर हम बात करें तो स्किन की अगर कोई कवरिंग है तो हम उसको दिखाएंगे दूसरी ना, हम तो एनोट में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ग्लांस पेनिस को कवर करते हुए जो स्ट्रक्चर थी दैट इज प्रीप्यूस या फिर फोरस्किन। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन कर रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर बात की। आपसे पूछेगा ग्लांस पेनिस को कवर करते हुए कौन सी स्ट्रक्चर है, तो दैट इज पेनिस। ठीक है आशीष, इसके बाद आप देखें, अगर बात करें इस पूरे पेनिस की स्ट्रक्चर को, तो इस पूरी पेनिस की स्ट्रक्चर को अपने ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो पीछे वाला पार्ट है ये तो इसका रूट पार्ट कहलाता है बच्चों, जबकि इसका जो ये आगे वाला पार्ट है ये बॉडी वाला पार्ट कहलाता है।
ठीक है। और बॉडी पार्ट का जो लास्ट पार्ट होता है वो बल्जिंग वाला पार्ट, उसी को आप क्या बोलते हैं, ग्लास पेनिस। अब रूट पार्ट पे फोकस करते हैं। अब देखोगे तो रूट पार्ट को भी तो बना रहे हैं 3 इरेक्टाइल टिश्यू ही मेनली। अब देखें ग्रीन वाला पार्ट जो है वो पीछे की तरफ भी तो एक्सटेंड हो रहा है, इसी तरह कॉर्पस स्पोंजियोसम पीछे की तरफ भी तो जो एक्सपेंड हो रही है। अब कॉर्पस स्पोंजियोसम पीछे की तरफ एक्सपेंड होकर जो स्ट्रक्चर बनाती है ना, तो इसे बोलते हैं बल्ब। ठीक है। जबकि ये जो हमारी, कलर चेंज कर देता हूं, जो कॉर्पा कैवर्नोसा है, ये जो स्ट्रक्चर बनाती हैं पीछे की तरफ एक्सटेंड होकर, इसे बोलते हैं बच्चों कुर्रा मसल या फिर कुर्रा। ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगर हम यहां पर इस सेक्शन की बात करें तो बच्चों ना, आप ये मेडिकल कॉलेज में देखेंगे पूरा पूरा फ्रंटल सेक्शन है बच्चों ये। ठीक है। इसकी अगर एक टीएस काट दी जाए ऐसे, तो टीएस काटने के बाद क्या दिखाई देगा, तो ये भी फिगर आपके इस स्लाइड के अंदर जो पहले से बने हुए फिगर है उनके अंदर मेंशन है। अब हम क्या करते हैं ना, एक बार इनके जो पुराने फिगर जो हैं, ये जो बने हुए हैं, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। भाई अपने एक बार देख लिया, अब इसको भी देखते हैं। तो बच्चों ये तो है अपने पास प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये है हमारे पास काउपर ग्लैंड, है ना। पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों पेनिस की स्ट्रक्चर, पेनिस की स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों ये वाला पार्ट तो हो गया रूट वाला पार्ट, ठीक है। और रूट वाले पार्ट में मैंने क्या बताया, बल्ब बताया था, और मैंने बताया था कुर्रा मसल। बल्ब किसने बनाया था, तो कॉर्पस स्पोंजियोसम ने। कुर्रा मसल किसने बनाई थी, तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा ने। ठीक है। अब आप एक चीज फोकस करें, देखो कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। मैं इसको ग्रीन कलर से मेंशन कर लेता हूँ, जैसे कि अपने डायग्राम में ग्रीन कलर यूज किया था, तो यहाँ पर भी ग्रीन कलर कर लेते हैं। ये है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, देख रहे हो 2 इरेक्टाइल टिश्यू हैं। ये पहले ही टर्मिनेट हो गए, जबकि कॉर्पस स्पोंजियोसम, कॉर्पस स्पोंजियोसम के लिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, येलो कलर यूज कर लेते हैं। ये कॉर्पस स्पोंजियोसम बचा पूरा, ठीक है, जिसको पेनिट्रेट करते हुए हमारे पास क्या चल रही है, पेनाइल यूरिथ्रा। ठीक है। और ये कॉर्पस स्पोंजियोसम ही है बच्चों जो आगे की तरफ बढ़कर क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। ये एनलार्ज हो गया, ठीक है। और इसी को पेनिट्रेट करते हुए हमारे पास क्या है, यूरिथ्रल मिटस की एक ओपनिंग। देखो ये यूरिथ्रल मिटस की ओपनिंग, ये तो पेनाइल यूरिथ्रा किसको पेनिट्रेट करती है, कॉर्पस स्पोंजियोसम को। इसके बाद एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर की हमने बात की थी ऑन द बेस ऑफ ग्लास पेनिस, जिसे हमने क्या नाम दिया था, कोरोना ग्लैंडिस। अच्छा, बहुत सारे क्या होंगे, ब्लड साइनोसॉइड्स भी होंगे, है ना, जो कि टिश्यू क्या करेंगे, एनलार्ज करेंगे। अब अगर आप इसकी टीएस काटें बच्चों ना, टीएस काटना ये ऐसे, तो आपको क्या दिखाई देगा, तो ये जो फिगर है अपने पास, ये वाला फिगर, ये उसकी टीएस को दिखा रहा है। और आपके मॉड्यूल जो है वहां पर भी आपकी स्टडी मटेरियल में भी ये दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, ये तो इसका डोर्सल साइड होता है। आप देख रहे हैं ये जो 1 नंबर 2 नंबर टिश्यू है, ये तो है कॉर्पस कैवर्नोसम, या फिर कॉर्पोरा कैवर्नोसा भी बोल सकते हैं इसे, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है। ऊपर की तरफ जो है ये आर्टरीज वगैरह है हमारे पास, यहाँ पर डोर्सल आर्टरीज वगैरह हमारे पास, वेन्स वगैरह यानी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क। ज्यादा अपने को इतना डिटेल में जाना नहीं है। अच्छा जी, अगर आप बात करें तो सर आपने जो फिगर बनाया था, तो उसमें तो हमें ये लग रहा था कि ऊपर नीचे जो है या फिर साइड के अंदर हमारे पास कॉर्पोरा कैवर्नोसा है और बीच में कॉर्पस स्पोंजियोसम है, लेकिन यहाँ तो हम कुछ और ही देख रहे हैं कि कॉर्पस स्पोंजियोसम नीचे की तरफ है, ऐसा कैसे सर। तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। आप एक बात बताएं कि जैसे मान लो ये इरेक्टाइल टिश्यू है हमारे पास, ठीक है, मेरे पास आज कलम भी नहीं है, ये आप इरेक्टाइल टिश्यू 2 है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और ये बीच में कॉर्पस स्पोंजियोसम। समझने की कोशिश कीजिएगा ना, ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और ये कॉर्पस स्पोंजियोसम। ठीक है। या मैं इसको एकदम ऐसे दिखाऊं तो बल्जिंग भी दिख जाएगा अपने को। देखो कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और ये बल्जिंग स्ट्रक्चर ग्लास पेनिस। ठीक है। अब अगर ये स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, तो इसका मतलब बनाऊंगा तो मैं ऐसे ही ना कि ऊपर नीचे कॉर्पोरा कैवर्नोसा, बीच में कॉर्पस स्पोंजियोसम, लेकिन जब इसकी टीएस काट रहे हैं ना बच्चों, तो यूं दिख रहा है ये, समझ रहे हो, कुछ कुछ यूं। तो ऊपर नीचे तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा और नीचे की तरफ क्या है, कॉर्पस स्पोंजियोसम बन जाता है। तो इसलिए इस फिगर को जो है अपने इस तरह से पढ़ाते हैं, ताकि अपने हर स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी कर सकें। ठीक है। तो हमारे पास कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पोंजियोसम। अच्छा, इन दोनों को कवर करते हुए हमारे पास व्हाइट फाइबर्स की कवरिंग भी होती है, यहाँ पर भी कवरिंग करते हुए और यहाँ पर भी कवरिंग करते हुए।
ठीक है। अच्छा, अब अगर टीएस काटी है तो एक बात तो खास है ना, यूरिथ्रा भी तो कटी होगी, और यूरिथ्रा कटी होगी तो फिर यूरिथ्रा भी तो आनी चाहिए, तो कॉर्पस स्पोंजियोसम के अंदर ही आपको क्या दिखाएगा, यूरिथ्रा दिखाएगा। तो यहाँ पर तो इन्होंने आर्टरीज वगैरह, वेन्स वगैरह दिखा दी, नर्व्स वगैरह दिखा दी, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इन्होंने इसको क्या मेंशन कर दिया, पेनिस का ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये दोनों है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और ये है कॉर्पस स्पोंजियोसम। नॉर्मली जब इस फिगर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो ये पूछेगा कि बताइए, जैसे वो यहाँ पर ऐसे मेंशन कर देगा एक्स, यहाँ पर मेंशन कर देगा वाई, ठीक है। इस लेयर को पूछ लेगा ये क्या चीज है, जो ग्रीन वाली लेयर है, ये जो यूरिथ्रा की जो टीएस है इसको पूछ लेगा, बताओ बताओ तो क्या है, तो आपको फिर सबका आंसर देना होगा। कि इसका आंसर हो गया कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये जो कवरिंग है इसका आंसर हो गया हमारे पास ट्यूनिका एल्बुजिनिया, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है यूरिथ्रा है, जो कि कॉर्पस स्पोंजियोसम को रन करते हुए दिखाई दे रही है, और वाई जो है वो कॉर्पस स्पोंजियोसम को डिनोट कर रहा है बच्चों। तो बस ये सिंपल सा इतना सा आपको इसकी टीएसपी याद रखनी है, ठीक है। हालांकि पेनिस जो है ना वो आपके एनसीईआरटी के अंदर इतना डिटेल में दे नहीं रखा है ना, लेकिन अपने मॉड्यूल में है तो अपने पढ़ेंगे तो सही सारी सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए ये रहा आपका मॉड्यूल का जो टीएस है। फिर से वही बात, देखो दो है हमारे पास कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एक है हमारे पास कॉर्पस स्पोंजियोसम। वापस इसको कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ट्यूनिका एल्बुजिनी अपने को याद रखनी है, और अपने को यूरिथ्रा याद रखनी है, ठीक है। अब अगर बात करें बच्चों इरेक्शन की, तो इरेक्शन जो है एक वस्कुलर फिनोमिना है जो है ना, जो कि एएनएस के कंट्रोल में रहता है, और एएनएस के कंट्रोल में रहता है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों पीएसएनएस की भी और एसएनएस की भी, ठीक है। यानी कि पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की भी, और हम बात करेंगे एसएनएस की भी बच्चों। बड़ा आसान सा है, देखिए इरेक्शन के फिनोमिना को हल्का फुल्का समझने की कोशिश करता हूँ बच्चों। क्या होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, किसका रोल होता है बच्चों, हाइपोथैलेमस, याद है आपने पढ़ा होगा, हाइपोथैलेमस जो है वो सेक्सुअल बिहेवियर शो करता है। तो हाइपोथैलेमस के इन्फ्लुएंस में हम देखते हैं पीएसएनएस जो है वो एक्टिवेट होता हुआ दिखाई देता है, और ये क्या करवाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर ले लिया है मैंने, ठीक है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड वैसे आने के चांसेस तो ना के बराबर है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवाता है, और जब भी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है ना, तो बच्चों फिर क्या होता है, ब्लड सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। होता कैसा है, ब्लड सप्लाई क्यों बढ़ जाती है इन ब्लड साइनोसॉइड्स, क्योंकि ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो आर्टेरियोल्स होंगी, कौन सी होंगी ना अंदर की तरफ पेनिस के अंदर, उनके अंदर कोई ना मसल्स होंगी, आप जानते हैं ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, आर्टरीज के अंदर होती हैं। तो मसल के अंदर रिलैक्सेशन परफॉर्म करवा देता है, और रिलैक्सेशन हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ना स्पेस बढ़ जाएगा, और ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ब्लड की सप्लाई अगर इंक्रीज हो जाएगी तो हम देखते हैं कि ब्लड साइनोसॉइड जो है वो क्या हो जाएंगे, एनलार्ज, ये एनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस समय ना एक खास काम है, आर्टरी जो है इसमें तो ब्लड की सप्लाई भयंकर ही बढ़ रही है, लेकिन वेन जो है उनको हम देखते हैं कि वो ब्लॉकेज होते हुए, मतलब जितना ब्लड अंदर एंटर हो रहा है ब्लड साइनोसॉइड्स के अंदर, उतना बाहर निकल नहीं पा रहा, और इसी को हम एक टर्म भी देते हैं वेनस ब्लॉकेज हो जाना। जैसे कि मान लो ये ब्लड साइनोसॉइड है, ठीक है, इसके अंदर आर्टरी की सप्लाई है, इसके अंदर वेन की सप्लाई, तो ब्लड ज्यादा जा रहा था, ठीक है, अब बढ़ता 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 ये तो बढ़ गया, लेकिन जो वेन्स है उन पर प्रेशर पड़ेगा, और वेन के टिश्यू पर अगर प्रेशर पड़ेगा तो वेन क्या हो जाएंगी, एक तरह से दबेंगी, और प्रेशर अगर कोज होगा तो फिर वो जितना ब्लड ले जा सकती थी उतना ब्लड ले जा नहीं पाएंगी, तो उसे उस कंडीशन को हम बोलते हैं वेनस ब्लॉकेज। अच्छा, इस समय जो प्लूरा मसल होती है ना, वो भी क्या होती है, रिलैक्स, ताकि हम तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो ब्लड ला सके अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, इरेक्शन परफॉर्म हो गया, मैं नॉर्मल जितना अपने को याद रखना है ना, बस मैं उतनी टर्मिनोलॉजी ले रहा हूँ, ठीक है। इरेक्शन होने के बाद हम देखते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म्ड हुई, एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवा देगा बच्चों, इजैकुलेशन करवा देगा, ठीक है। तो नॉर्मल जो है चीजें अपने को जो याद रखनी है ना, वो ये है, मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, जो याद रखने के लिए चीजें हैं, मुझे इतना डिटेल में नहीं पढ़ाना था, कि पीएसएनएस जो है वो रेस्पॉन्सिबल है बच्चों इरेक्शन के लिए, ठीक है, जबकि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो है बच्चों वो रेस्पॉन्सिबल है इजैकुलेशन के लिए। एंड उसके बाद जब वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा कंडीशन, तो वापस से ये अपनी सब रिलैक्स स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा बच्चों, ठीक है।
एक आर्टिफिशियल जो है सिल्डेनाफिल, ये आपके क्वेश्चन कई बार आपको जो है वो दिखाई देगा। जैसे वियाग्रा जो है वो क्या करवाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का जो रिलीज है वो करवाता है आर्टिफिशियली, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे ना बच्चों कि अगर इरेक्शन के लिए इनमें से कौन से चार ऑप्शन में से जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो सिल्डेनाफिल है ना, जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवाएगा, जिस कारण से हम देखेंगे कि ब्लड साइनोसॉइड में लंबे समय तक जो है वो ब्लड का एंट्री जो है होता रहेगा और एनलार्जमेंट जो है वो बना रहेगा। तो यानी कि इंपोर्टेंसी की अगर प्रॉब्लम हो, एक वर्ड आता है बच्चों इंपोर्टेंसी, है ना, जिसके अंदर हम बोलते हैं इरेक्शन एब्सेंट, तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो सिल्डेनाफिल लिया जाता है। तो कई किताबों में लिखा हो, कई क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा हो तो आप ये जो है बता सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो अपने लेवल पे वैसे याद रखना है ना बच्चों, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो इसलिए इतना सा थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, बाकी अपने को इतना कोई डिटेल में इतना याद रखना नहीं है। अपना काम इससे चल जाएगा कि फॉर इरेक्शन PSNS पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल एंड फॉर इजैकुलेशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये अपने को इतना से याद रखना है। बाकी बस बता दिए मैंने कि PSNS इरेक्शन करवाता है, सिंपैथेटिक जो है इजैकुलेशन करवाता है। हाँ, हो सकता है ड्यूरिंग इरेक्शन पूछ ले कि कुर्रा मसल का क्या होता है, तो रिलैक्स होती है, ये एक और क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो जितने बन सकते हैं बेटा ना उतने बता दिए मैंने आपको। इसके बाद देखें, अब बिगनर बॉक्स आया। हालांकि बिगनर बॉक्स तो ये आपकी बारी है, आपको सोल्व करना है, लेकिन चलो फटाफट से अपने सोल्व करते हैं, है ना। पार्टीशनिंग ऑफ टेस्टिस डेवलप फ्रॉम, याद करो टुनिका एल्बुजिनिया थी जिसने मीडिया स्टिनम टेस्टिस बनाया था, जिसने टेस्टिस को दो पार्ट डिवाइड किया था। तो बहुत बढ़िया, टुनिका एल्बुजिनिया आशीष। दूसरा, वास्ट डिफरेंस अराइजेस फ्रॉम, चैतन्य वेरी गुड, दिव्यानी बहुत बढ़िया, है ना, रशिका बहुत बढ़िया, बढ़िया 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 बढ़िया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आशीष गुप्ता थर्ड आंसर दिया है आपने, टुनिका वेजनलिस। अच्छा, आप कौन सा आंसर दे रहे हो आशीष, थर्ड किसका आंसर दिया आपने, फर्स्ट इसका आंसर होगा ना पहले क्वेश्चन का। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, वास्ट डिफरेंस अराइजेस फ्रॉम, याद करें कोडा एपिडाइमस। इसके बाद अगर बात करें, टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय द लिडिक सेल इन बिटवीन स्पर्मेटोगोनिया आर फाउंड, याद करो सेमिनिफेस्टिब्यूल और कोलिमनार सेल्स थी हमारे पास, बीच बीच में क्यूबोइडल सेल और ये सर्टोली सेल्स, ऐसा कुछ अरेंजमेंट था। तो आपसे अभी इन्होंने फोकस किया है कि इन स्पर्मेटोगोनिया के बीच बीच में क्या है, तो स्पर्मेटोगोनिया के बीच बीच में क्या है हमारे पास सर्टोली सेल, और पूछते था सर्टोली सेल के बीच बीच में क्या है, तो हम बोलते थे स्पर्मेटोगोनिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अब आ गए हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है ना बच्चों। हाँ ठीक है, सिलेंड्रिकल सेल्स नहीं, कॉलमनार सेल्स, ठीक है, कॉलमनार सेल्स को ही हम बोलते हैं सर्टोली सेल। चैतन्य, सर्टोली सेल्स, कॉलमनार सेल्स, नर्स सेल, सस्टेंटाकुलर सेल, ठीक है। ओके, अब चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपके सामने एक फिगर बना पड़ा है, ठीक है, लेकिन अपने इस फिगर को जो है अपने अपने तरीके से भी बना लेते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छे समझे, फिर अपने इस पर आ जाएंगे फिगर पे, ठीक है बच्चों। देखिए, फिर से कलर चूज करते हैं। एक बात तो है, कलर के ऑप्शंस पूरे होते हैं इसमें अपने पास, है ना। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले इस तरह से एक फिगर बना लेते हैं ताकि बाद में अपने डिस्कस करेंगे फिर। और सबसे खास बात है, आप लोगों को नोट्स भी फिर अच्छे से इस तरह से मिल जाएंगे। बच्चों अच्छे से समझना, ठीक है ना। अपने सारे क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी की लाइन वगैरह जो है सब अपने यहीं से लेंगे, ठीक है ना, इस फिगर से। ये यूट्रस की मैं वॉल को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यूट्रस की वॉल जो है वो थिक वॉल होती है, और इस यूट्रस की वॉल में 3 लेयर भी होती है। तो बच्चों ये जो इधर वाली आर्म है और इधर वाली जो आर्म है, ये तो आप किसको क्या बोलोगे, इसको ये तो हो गई फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, है ना। तो मैं किसी एक तरफ लिख देता हूँ क्योंकि मुझे उधर की तरफ जो है बहुत सारे नेम जो है मेंशन करने हैं। फेलोपियन ट्यूब होती हैं जिन्हें हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, और ओविडक्ट, ठीक है। अब मुझे बहुत सारी स्ट्रक्चर और भी बनानी है, तो मैं इंक कलर चूज करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट। हम यूट्रस की वॉल को देखें तो यूट्रस की वॉल के अंदर 3 लेयर होती हैं।
एक बार मैं डायग्राम बना दूं, फिर अपने इसको डिटेल में देखेंगे चीजों को। ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना बच्चों, ये कहलाती है पेरीमेट्रियम। ठीक है, इसके लिए जो है बच्चों आपके एनसीईआरटी ने वर्ड यूज कर रखा है, तो वो अपने भी यूज कर लेते हैं, थिन मेम्ब्रेनस लेयर। ठीक है ना, अगर कल को अगर ऐसे मेज द कॉलम अगर आ जाए तो थिक मेम्ब्रेनस है कि थिन मेम्ब्रेनस है, तो अपने एनसीईआरटी क्लास पे याद रखेंगे, थिन मेम्ब्रेनस आउटर मोस्ट लेयर जो है वो पेरीमेट्रियम। ठीक है, इसके बाद अलग कलर चूज करके इसके मिडल के अंदर एक लेयर और बनाते हैं। ये मिडल में जो लेयर बनाई है ना बच्चों, ये है बच्चों मायोमेट्रियम। ठीक है, और आपको पता ही है मायोमेट्रियम में मायो जो वर्ड है इसका मतलब मसल है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी कहती है थिक स्मूथ मसल्स मिलती हैं। ठीक है, और हमारे पास थर्ड लेयर जो है अंत की तरफ, ये होती है एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद जब मैसेज चलना शुरू होते हैं ना, तो जो लेयर नई बनती है हर मंथ, वो इसी एंडोमेट्रियम से हमें डेवलप होती हुई दिखाई देती है। पर लेकिन प्यूबर्टी से पहले तो कोई ऐसी नई लेयर नहीं बनती ना, तो जो एंडोमेट्रियम की परमानेंट लेयर रहती है उसका नाम होता है स्ट्रेटम बेसिलिस। स्ट्रेटम बेसिलिस, यानी हम कह सकते हैं नॉर्मल फीमेल के अंदर ये जो लेयर हमारे पास एंडोमेट्रियम है, डेट इज स्ट्रेटम बेसिलिस लेयर। ठीक है, मतलब आप एंडोमेट्रियम को ही स्ट्रेटम बेसिलिस बोलते हैं। और जब प्यूबर्टी आ जाएगी तो फिर हार्मोन के इन्फ्लुएंस में बच्चों हर मंथ एक नई लेयर बनती है, और उस नई लेयर को हम नाम देते हैं, जो स्लग ऑफ होती रहती है, इस नई लेयर को वो नाम बोलते हैं बच्चों स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ठीक है, ये जब अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे ना तो वहां डिटेल में देखेंगे भी बच्चों ना। बिल्कुल, फेलोपियन ट्यूब को भी बच्चों लेयर कवर करती है। हम अगला जो टॉपिक है ना वो यही पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब, है ना। लेकिन क्योंकि थिक लेयर जो है वो कहाँ दिखाई देती है, यूट्रस की ना, तो यूट्रस में अपने इसको बताते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। फेलोपियन ट्यूब में अपने बोल देते हैं बच्चों सिरोसा, मस्कुलरिस एंड मिकोसा। ठीक है यशिका, तो फेलोपियन ट्यूब में भी है, सर्विक्स वाले पार्ट में भी है, वेजन वाले पार्ट में भी है बच्चों। तो लेयर तो होंगी ही होंगी जब स्ट्रक्चर्स हैं, तो आपने जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल की जो हिस्टोलॉजी पढ़ी थी, वैसे ही यहाँ पर भी लेयर्स हैं बच्चों। ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पर इतना डिटेल में पढ़ते नहीं है, लेकिन क्योंकि पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को आपकी यूट्रस के अंदर अच्छे से मेंशन किया हुआ है ना, तो इसलिए अपने यूट्रस की बात करी। वैसे यहाँ पर भी अपने पास ये तीनों लेयर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर नाम जो है ना अपने वो कुछ और देंगे। ठीक है, ये अपने पढ़ेंगे आगे जाकर। तो यहाँ पर भी अपने पास लेयर मिलेगी इस फेलोपियन ट्यूब में भी। ठीक है, 3 लेयर अपने को यहाँ पर भी दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर हम बोलते हैं सिरोसा, मस्कुलरिस एंड मिकोसा। ठीक है, सिरोसा को ही हमने यूट्रस में पेरीमेट्रियम बोल दिया, मस्कुलरिस को हमने यूट्रस में मायोमेट्रियम बोल रखा है, और मिकोसा को हमने बोल रखा है एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब देखिए ये जो था ये यूट्रस है, यूट्रस। कलर चेंज करते हैं। अब देखो अपने को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बच्चों, ये यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स एंड वेजाना को लेगा। ठीक है, हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, पहले नेमिंग स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करेंगे ना, तो हम ये ओवरी बनाते हैं। ओवेरी आप जानते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है। ठीक है, ओवेरी जहां पर फीमेल के अंदर आप सोचिए, जहां पेरिटोनियम जहां पर खत्म होगी वहां पर ओवेरी जो है वो सस्पेंडेड दिखाई देगी। जिस फोसा के अंदर वो डेवलप दिखाई देगी, भाई पेरिटोनियम का एंड पार्ट है। जो फोसा होता है ना, उस फोसा को हम बोलते हैं ओवेरियन फोसा। ओवेरियन फोसा। ठीक है, ओवेरियन फोसा। अब मैं थोड़ा सा इसको इधर ले आता हूँ बच्चों ना, ये ओवरी, ताकि मैं बाद में जब मैं आपसे पूछूंगा ना, जब एक ओवरी का डायग्राम डिटेल में बनाऊंगा तो मैं फिर से पूछूंगा। ओवेरी के अंदर, पेरिटोनियम के अंदर जहां पर वो सिचुएटेड होती है, उस पेरिटोनियम से फिर ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं। ब्लड वेसल को अलग कलर से दिखा देते हैं। ठीक है,
ब्लड वेसल जहां से एंटर करती है, यानी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, लिम्फेटिक वेसल्स, ये नर्व्स वगैरह जहां से एंटर करती है बच्चों, तो जो ये रास्ता जो बन जाता है ना, ये जो पैसेज बन जाता है, इस पैसेज को एक नाम दिया जाता है। ये जो पैसेज यहाँ पर बना हुआ है, मैं इसको अलग कलर से चूज कर देता हूँ, ये पैसेज, ये कहलाता है मेजोवेरियम, है ना। इसके भी कई बार क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देता है कि वो पेरिटोनियल पैसेज है फॉर ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह, ठीक है बच्चों, एक्सेट्रा। अब देखिए, तो एक तो मेजोवेरियम क्लियर होना चाहिए अपने को कि ओवेरी के अंदर जाने के लिए वो रास्ता जहां से फिर पेरिटोनियल पासेज है, जहां से फिर ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंटर करती हैं, और जो फोसा है उसे हम बोलते हैं ओवेरियन फोसा। तो ये तो होगी ओवेरी, तो ये हमने एक साइड में रख दिया है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, ये यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवेरी जो है, ये जिस लिगामेंट से चिपके हुए पड़ी रहती है, सपोर्टेड पड़ी रहती है, उस लिगामेंट को भाई, ये पेल्विक कैविटी के फ्लोर पे चिपके हुए पड़ी रहेगी ना सब स्ट्रक्चर, तो जो ये लिगामेंट है ना, ये बन जाता है, इस लिगामेंट को देखो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस लिगामेंट को ही हम बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट। इसके अलावा यूट्रस जो है बच्चों, ये एक्सेस भी कुछ लिगामेंट के थ्रू आपको पेल्विक कैविटी के फ्लोर के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देगा, जिन्हें हम राउंड लिगामेंट बोलते हैं, यूट्राइन लिगामेंट बोलते हैं। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर अपने को और भी दिखाई देंगे, ठीक है अपने पास। अब देखिए, ओवरी जो है वो यूट्रस के साथ जुड़ी हुई रहती है, और यूट्रस के साथ जुड़े हुए जिस लिगामेंट के साथ जुड़ी रहती है उसका नाम जो दिया जाता है, मैं इसके साथ ऐसे दिखा देता हूं, इसे हम बोल देते हैं ओवेरियन लिगामेंट। क्या नाम देते हैं बच्चों? ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर्स को। सबसे पहले अगर बात करें, अब मेरे साथ कनेक्ट होइएगा वापस से, ठीक है। ओवेरी से प्यूबर्टी के बाद हर मंथ सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, ठीक है। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे ना बच्चों, oogenesis पढ़ेंगे तो हमें डिटेल में चीज समझ में आएगी। प्यूबर्टी के बाद हर मंथ अराउंड मिडल ऑफ द साइकिल ये एक सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। और बच्चों, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन भी चला करता है कि सेकेंडरी oocyte कहाँ रिलीज की जाती है, तो सीलोम के अंदर। ये जो पेरिटोनियम है, सीलोम अभी फैलोपियन ट्यूब जोड़ना गई, सीलोम के अंदर, और इसीलिए बोलते हैं ह्यूमन का एक जो होता है वो सिलोमिक एग कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है, मेरा मानना ये रहता है कि जितने भी क्वेश्चंस है ना, उनको भी कवर करते चलो। तो ह्यूमन का एग सिलोमिक एग कहलाता है, क्योंकि सेकेंडरी oocyte जो रिलीज की गई ओवरी से, वो सिलोम में रिलीज गई। लेकिन हाँ, ये कहाँ कलेक्ट कर ली जाएगी, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोसेस बने हुए ना बच्चों, यहाँ से कलेक्ट कर ली जाएगी, और इन फिंगर लाइक प्रोसेस को हम बोलते हैं फिम्ब्री, फिम्ब्री, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि ओवम के कलेक्शन में कौन सी स्ट्रक्चर फंक्शन परफॉर्म करती है, तो फिम्ब्री। फिम्ब्री के बाद जहां पर ये फेलोपियन ट्यूब की ओपनिंग होगी इस सिलोम के अंदर, यहाँ पर जो अपर्चर बन गया, सोचो कि ये पूरी पूरी फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, और ये फिम्बरी है, तो यहाँ पर एक जो अपर्चर बना हुआ होगा, उस अपर्चर को हम नाम देते हैं बच्चों एब्डोमिनल ओस्टियम, एब्डोमिनल ओस्टियम। इसके बाद यानी कि फिम्बरी के बाद भाई, वो तो ओपनिंग हो गई एक तरह से, उस ओपनिंग को ही तो नाम दिया है, वो जो रिंग लाइक एक ओपनिंग बन जाएगी जिसके थ्रू फेलोपियन ट्यूब कम्युनिकेट करते हुए दिखाई देगी सिलोम के साथ, उस ओपनिंग को ही तो बोला है हमने एब्डोमिनल ओस्टियम, ठीक है। इसके बाद फिम्बरी के नेक्स्ट पार्ट जो है, जो फनल शेप्ड अपने को दिखाई देगा, ये होता है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, यानी कि फिम्बरी का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसे हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। वो कहता है एनसीईआरटी कि इनफंडिबुलम की शेप कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है फनल शेप्ड होती है, ठीक है। इनफंडिबुलम के एजेस पर कौन सी स्ट्रक्चर होती है, तो इनफंडिबुलम के एजेस पर बच्चों अपने बोलना है फिम्बरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी की लाइनिंग है, ठीक है। अच्छा, इनफंडिबुलम के बाद नेक्स्ट पार्ट, ये डायलेटेड पार्ट, ये है बच्चों एम्पुला, ठीक है।
एम्पुला जो है यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन प्लेस अगर आपसे कोई पूछे तो आपको एम्पुला बताना है कि भाई अगर सेकेंडरी ओसाइट यहाँ पहुंच गई है तो फिर स्पर्म अगर डिलीवर कर दिए हैं तो फिर स्पर्म एंड ओवा का जो फ्यूजन है भाई, स्पर्म डिलीवर कर दिए हैं तो स्पर्म एंड ट्रेवल करते हुए यहाँ पहुंचेंगे एंड ओवा को फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो कहां पर होता है, तो एम्पुला में। आपकी समरी में ये भी लिखा हुआ है कि एम्पुला और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है ना बच्चों, एम्पुला के बाद का जो नेरो होता चला जाता है उसे हम बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, इस्थमस जो है ये एम्पुला का नेक्स्ट पार्ट है, और एम्पुला और इस्थमस का जो जंक्शन होता है इसे बोलते हैं बच्चों एम्पुलरिक इस्थमिक जंक्शन। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ऐसा कोई मेंशन कर नहीं रखा, लेकिन आपके एम्पुलरिक इस्थमिक जंक्शन जो वर्ड है वो आपकी समरी के अंदर मेंशन है। और पहले अभी एनसीईआरटी रिवाइज हुई थी तब ये एम्पुला आ गया था कि फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है। इससे पहले जो मेन थ्योरी में लिखा होता था कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एम्पुलरिक इस्थमिक जंक्शन में होता है, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है एनसीईआरटी के अंदर, इन्होंने एम्पुला कर दिया है उसे, कि एम्पुलरी रीजन के अंदर क्या होता है फर्टिलाइजेशन, लेकिन अभी भी समरी में इन्होंने एम्पुलरिक इस्थमिक जंक्शन ही मेंशन कर रखा है फर्टिलाइजेशन का प्लेस। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और हमसे पूछे कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है और ऑप्शन के अंदर ऐसा हो एम्पुला, इस्थमस, इनफंडिबुलम, यूट्रस, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एम्पुला टिक करना है। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए एम्पुलरिक इस्थमिक जंक्शन, इस्थमस, इनफंडिबुलम, यूट्रस, तब भी कोई टेंशन नहीं है, एम्पुलरिक इस्थमिक जंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर एम्पुलरिक इस्थमिक जंक्शन भी आ जाए और एम्पुला भी आ जाए तो देखो वैसे तो ऐसा आएगा नहीं, और अगर आ जाए क्योंकि बच्चों की क्यूरियोसिटी होती ही है हमेशा कि सर अगर इस तरह के क्वेश्चन बन जाए तो फिर हम एम्पुला को प्रायोरिटी दे देंगे। ठीक है, अब देखो एम्पुला के बाद आया हमारे पास इस्थमस। इस्थमस जो है देन फाइनली कम्युनिकेट करेगा कहां पर बच्चा, यूट्रस में। और ये जो कम्युनिकेशन वाला जो प्लेस है इसका भी एक नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं बच्चों इंट्राम्यूरल या फिर इंटरस्टिशियल पार्ट। ठीक है, एंड देन फिर क्या आ गया हमारे पास, यूट्रस आ गया। तो आपसे पूछे ना कि वैसे तो फेलोपियन ट्यूब का लास्ट एंड कौन सा है, डेट इज इस्थमस, नैरो पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ये जो इस्थमस वाला रीजन है। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि यूट्रस एंड इस्थमस का जंक्शन क्या कहलाता है, तो फिर इंट्राम्यूरल या फिर इंटरस्टिशियल वाला पार्ट। अब आ गए हम यूट्रस वाले पार्ट के अंदर। यूट्रस का जो बच्चों ये अपर पार्ट होता है ना, सुपीरियर पोर्शन, इसे हम बोलते हैं फंडस। ठीक है, ये जो है ये इसका मेन पार्ट बॉडी वाला पार्ट कहलाता है, और नीचे जाते हुए ये इसका नेक पार्ट जिसे हम सर्विक्स भी बोलते हैं। पॉपुलर तो अभी यही है, नेक पार्ट ऑफ यूट्रस जो है उसे हम क्या बोल रहे हैं, सर्विक्स बोल रहे हैं। ठीक है, यूट्रस जो है वो पीरीफॉर्म शेप्ड का होता है, इन्वर्टेड पेयर शेप्ड का होता है, नाशपाती, उल्टे नाशपाती के आकार का काइंड ऑफ। और यूट्रस जिसे आपकी एनसीईआरटी ने वॉम्ब भी बोल रखा है, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है तो आपको बताना है यूट्रस के अंदर। ठीक है, अब एक चीज और देखो, यूट्रस देन कम्युनिकेट करता हुआ दिखाई देता है सर्विक्स के साथ, और ये एक यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन बन गई है, ऐसा कुछ बना ना, हमने ऐसा कुछ बनाया देखो, ये यूट्रस वाला पार्ट। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन बन गई है ना, ये दो कॉन्स्ट्रिक्शन की बात की जाती है हमेशा। एक कॉन्स्ट्रिक्शन को तो बोलते हैं बच्चों इंटरनल, लिख देता हूं यहाँ पर इंटरनल ओएस, और एक कॉन्स्ट्रिक्शन को बोलते हैं बच्चों एक्सटर्नल ओएस। अब आप पूछेंगे ओएस का मतलब क्या है, तो ओएस का मतलब होता है माउथ लाइक ओपनिंग। आयुषी क्या पूछे बच्चा, सर विल द एग नॉट फर्टिलाइज इफ इट इज बिफोर एम्पुला और आफ्टर एम्पुला, नहीं, चांसेस है बच्चा, है ना, लेकिन जो मैक्सिमम चांसेस की अगर हम बात करते हैं तो हम एम्पुला की बात करते हैं ना बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो फीमेल बॉडी है। मेल और फीमेल के अंदर जब हम इस तरह के इवेंट्स की बात करते हैं ना तो हम मेनली इस तरह से रिजिड नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ नॉर्मली हम जिन फंक्शंस की बात करते हैं कि वो कहाँ होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने बात की है ना, हमें भी तो नीट निकालना है, फिर आप देखोगे आगे जाके तो बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल अपने को बताना है एम्पुला जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्लेस है नॉर्मली। अब देखें इंटरनल ओएस, ओएस का मतलब है माउथ लाइक ओपनिंग, इंटरनल ओएस के थ्रू यूट्रस सर्विक्स के साथ कम्युनिकेट करता है। ये जो पार्ट है ना बच्चा, ये है सर्विक्स, मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पर सर्विक्स को। ठीक है, तो यूट्रस सर्विक्स के साथ कम्युनिकेट करेगा थ्रू किस कॉन्स्ट्रिक्शन, तो याद रखना है बच्चों इंटरनल ओएस, जबकि सर्विक्स
कम्युनिकेट करेगी वेजाइना के साथ थ्रू किस कॉन्स्ट्रिक्शन? तो फिर बच्चों एक्सटर्नल ओएस। तो इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस आपको नाम याद रखना है, कई बार ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बनेंगे बच्चों ना। अच्छा देखो जतिन, एब्डोमिनल ओस्टियम नाम देखो है ना, ओस्टियम का मतलब नॉर्मली अपने अपरेचर ले लेते हैं, और फेलोपियन ट्यूब की जो ओपनिंग है एब्डोमेन के अंदर, मतलब पेरिटोनियम ही तो है जहां पर हमारी अब ओवरी पड़ी हुई दिखाई दे रही है, तो ये जो रिंग बन गई है यहाँ पर एक रिंग, सोचो ना फेलोपियन ट्यूब है, ये ट्यूब है, तो इसकी ओपनिंग तो रहेगी ना, ये ओपनिंग यहाँ पर, उस ओपनिंग को ही हमने बोल रखा है एब्डोमिनल ओस्टियम जतिन, ठीक है। अब देखिए वापिस आते हैं अपने सारे स्ट्रक्चर पर। सर्विक्स वाले पार्ट के अंदर अपने को कुछ फोल्ड दिखाई देंगे, ठीक है। इन फोल्ड को बोलते हैं आर्बर विटे यूटराई, ठीक है, जो कि म्यूकोसल फोल्ड है, ठीक है। तो आपसे कई बार पूछ सकता है कि आर्बर विटे यूटराई जो है वो कहां मिलते हैं, तो सर्विक्स के अंदर आपको मिलते हैं, ठीक है, म्यूकोसल फोल्ड है, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर अपने पास यहाँ पर अपने देख ली। अब अपने चलते हैं अपने मेन फिगर पर। इसमें फटाफट से मेन फिगर में मुझे आप जल्दी जल्दी से बताएंगे, देखते हैं समझ में आता है कि नहीं आता। पहले तो देखो ब्रॉड लिगामेंट, ये जो ब्रॉड लिगामेंट है, ठीक है, जो कि आपके यूट्रस को, फेलोपियन ट्यूब को, ओवरी को, इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इनको जोड़ के रखा हुआ है पेरिटोनियम के एंड वाले पार्ट पर, एब्डोमेन कैविटी के एंड वाले पार्ट पे। वहीं तो फीमेल के अंदर जो है ये सिचुएटेड है सारे के सारे ऑर्गन, है ना। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर डेवलप होते हुए इन्होंने मेंशन यहाँ पर जो है वो आया है, ये राउंडली लिगामेंट वगैरह है जो कि यूट्रस को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा हम देखते हैं ओवेरियन लिगामेंट। आप देखो ओवेरी को सपोर्ट करने के लिए जो लिगामेंट है डेट इज ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। फिर आप देखें ओवेरी के ऊपर की तरफ जो ये फिंगर लाइक प्रोसेस है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर ये रेड कलर तो पहले से ही मेंशन हो, फिम्बरी। बच्चों कनेक्टेड होना सारे, आवाज आ रही है? ओके है ना, यहाँ पर अभी मेंशन हुआ रिकनेक्टिंग, है ना, इसलिए मैंने पूछा। वापिस आ जाओ बच्चों, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है नन्या, थैंक यू रुद्राक्ष, ठीक है आ जाइए। देखिए फिम्बरी जो है बच्चों, आप यहाँ पर देखें, फिम्बरी फिंगर लाइक प्रोसेस है जो कि ओवरी को एक तरह से कवर सा ही किया हुआ है, ठीक है, जो कि ओवम के कलेक्शन में हेल्प करेगी। फिम्बरी का जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, ये है इनफंडिबुलम, ठीक है। ये है इनफंडिबुलम। अच्छा जी, इनफंडिबुलम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है ना बच्चों, इसे हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। एम्पुला के बाद नेरो पार्ट जो आता है, ये फेलोपियन ट्यूब का बच्चों, ये एंड पार्ट कहलाता है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं आप इस्थमस, इस्थमस, ठीक है। अच्छा, इस्थमस यूट्रस साथ जहां कम्युनिकेट करता है ना, उस जंक्शन को हम बोलते हैं इंट्राम्यूरल या फिर इंटरस्टिशियल वाला पार्ट। बच्चों एक बात और याद रखना, ये जो फिम्बरी वाला जो एंड होता है ना, इसे हम प्रोक्सिमल एंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि फेलोपियन ट्यूब का एकदम प्रोक्सिमल पार्ट जो होगा वो क्या लिया हुआ होगा, तो फिम्बरी वाला पार्ट, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर भाई कोई ना कोई रेफरेंस से हम प्रोक्सिमल एंड डिस्टल बताते हैं ना, जो सबसे पास में है वो प्रोक्सिमल, तो किसके पास में, तो वो ओवरी से हम लेकर चल रहे हैं, तो ओवरी के पास में यानी उसका प्रोक्सिमल एंड फेलोपियन ट्यूब का हम ओवरी से लेकर चलते हैं, है ना। ये उसका डिस्टल एंड हो गया, यानी कि इस्थमस वाला पार्ट। कई बार क्वेश्चन ये पूछेगा कि लास्ट पार्ट कौन सा है फेलोपियन ट्यूब का, तो इस्थमस है बच्चों ना। नेरो पार्ट कौन सा है, तो इस्थमस। तो आपकी एनसीईआरटी ने वर्ड यूज कर रखे हैं बच्चों, तो इसलिए मैं वो वर्ड यूज कर लेता हूँ, है ना। फनल शेप्ड कौन सा पार्ट है, तो फिर इनफंडिबुलम, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोसेस वाला कौन सा पार्ट है, तो फिम्बरी वाला पार्ट, है ना। फिम्बरी किसकी एजेस पर है, तो इनफंडिबुलम की एजेस पर। तो इस तरह क्वेश्चंस बनते हैं, तो अपने को याद रखने हैं। फिर ये आ गया फंडस ऑफ यूट्रस देन, ठीक है। और इस यूट्रस के अंदर अपने लेयर की बात की थी बच्चों, देखो यहाँ पर कट दिखा रखा है ना, तो इसके आउटर मोस्ट लेयर में पेरीमेट्रियम होगा, फिर मायोमेट्रियम होगा, फिर अंदर की तरफ क्या होगी, एंडोमेट्रियम होगी, ठीक है। फिर आप देखें, ये यूट्रस है इन्वर्टेड पियर शेप का, ये सर्विक्स वाला पार्ट है, ठीक है। सर्विक्स वाला पार्ट देन आगे ओपन होता है वेजिना के अंदर, ठीक है। यहां पर दो कॉन्स्ट्रिक्शन की बात की जाती है बच्चों, देखो एक को मेंशन कर रखा है इन्होंने इंटरनल ओएस, एक को मेंशन कर रखा है इन्होंने एक्सटर्नल ओएस। आप एक्सटर्नल ओएस के
एरो पे चलें तो आपको यहाँ मिलेगी, यानी सर्विक्स और वेजाना के साथ कम्युनिकेट करता हुआ जो बीच में अपर्चर होगा वो है एक्सटर्नल ओएस। ओएस मतलब माउथ लाइक ओपनिंग, ठीक है। इंटरनल ओएस, यूट्रस जो है वो कम्युनिकेट करेगा सर्विक्स के साथ, और इसी सर्विक्स के अंदर हमें कुछ म्यूकोसल फोल्ड भी दिखाई देंगे जिन्हें हम बोलते हैं आर्बट विटाई यूट्राई। वेजेना जो है ना बच्चों, इसके लिए कई बार क्वेश्चन चलता हुआ दिखाई देता है। तो वेजेना एक नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जिसके लेटरल में अपने को ग्लैंड दिखाई देती है, और इस ग्लैंड का नाम है बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, जो आगे आ जाएगा अपने पास। ठीक है, यहां पर इन्होंने इस तरफ ओवरी मेंशन कर रखा है। फिर से यहाँ पर अंदर डेवलपिंग फॉलिकल की बात कर रहा है। अब डेवलपिंग फॉलिकल है क्या, तो वो आगे डिटेल में आएगा जब हम ओवरी को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। जब हम ओवरी के स्ट्रक्चर देखेंगे एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल देखेंगे, ये तो टॉपिक आएगा डिटेल के अंदर, है ना, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। सेकेंडरी उस साइड इन्होंने बाहर निकलते हुए दिखाई है, फिर उन्होंने इसको अंदर एंटर करवाया है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या चीज है ओवरी के अंदर, वो सब चीज बात में आएगी, ठीक है। अभी तो फिलहाल एक एनाटॉमी की बात करी है हमने मोटे मोटे तौर पर। अब देखो थ्योरी के अंदर फटाफट से अपने रीडिंग करते हैं। अ पेयर ऑफ ओवरीज इज द मेन और प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, हमें पता है। बोथ ओवरीज आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, हमें पता है कि टेस्टिस जो होते हैं और ओवरी जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में ही डेवलपमेंट होते हैं और डेवलप होते हैं। एंड टेस्टिस को एट द टाइम ऑफ बर्थ डिसेंड डाउन करवा दिया जाता है स्क्रोटम के अंदर, लेकिन ओवरी एब्डोमिनल कैविटी में ही रहती है। इसके अलावा फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन वन पेयर फेलोपियन ट्यूब, जिसे आप ओविडक्ट भी बोलते हैं, एक यूट्रस है, वेजिना एंड वन पेयर बार्थोलिन ग्लैंड हमारे पास, ठीक है। आप सर्विक्स भी इसमें काउंट कर सकते हैं। The lateral end of fallopian tube, which closer to the ovary, is funnel-shaped and called as infundibulum. It's fimbriated and terminal end bears aperture called as abdominal ostium, which opens into peritoneal cavity. Edges of infundibulum possess finger-like projection called fimbri, which helps in collection of the ovum after ovulation. The part medial to infundibulum, medial मतलब उसके पास में, ठीक है। Next part is called ampulla. आप बात करते हैं ना मतलब medial और lateral, है ना, lateral मतलब दूर जाता हुआ, medial मतलब पास में। तो medial to the infundibulum is called ampulla, और medial आप ऐसे एक्सेस भी लेते हैं, मेन एक्सेस है जैसे यूट्रस की, तो मीडियल टू जाते हुए, पास में जाते हुए जो पार्ट है वो कौन सा है हमारे पास, वो है एम्पुला। और एम्पुला के लिए याद रखना है आपको पॉइंट कि यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। द पार्ट मिडिल टू एम्पुला इज कॉल्ड isthmus. The most medial part of this tube situated in the uterus is called intramural और interstitial part. अब सोचो सबसे पास में जो इस पार्ट जाता है वो दिखाई देगा, वो कौन सा है बच्चों, ये जो जगह है, जो जंक्शन है, वो डेट इज इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल पार्ट। During ovulation, the ova are released in the peritoneal cavity. Due to this is called coelomic egg. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। Shape of uterus is piriform shaped, जिसे हम inverted pear shape भी बोलते हैं। The upper expanded part is called as body, and जो superior portion है वो कहलाता है fundus, while lower cylindrical part जो neck part बनता है उसे बोलते हैं cervix. The cavity of cervix is called cervical canal, which along with the vagina forms the birth canal. Cervix and vagina, इन दोनों की जो कैविटी है इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, बर्थ कैनाल। भाई ये तो हो गई हमारे पास सर्वाइकल कैनाल और ये हो गई हमारे पास वेजाइना। तो सर्विक्स एंड वेजाइना, इन दोनों की कैविटी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं बच्चों, बर्थ कैनाल। On internal surface of cervix, two types of constrictions are found which form the os cervix. The body of uterus communicate with the cervix through an opening called internal os. ये मैंने बताया था ना, external os and internal os, उनके बारे में बात कर रहा है। The cervix communicate with the vagina through an opening called external os. The uterus open into fibromuscular and non-glandular tube-like organ called vagina, जिसे हम बोलते हैं copulatory organ भी बच्चों, ठीक है। अब अपने बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ फेलोपियन ट्यूब की। हिस्टोलॉजी ऑफ फेलोपियन ट्यूब की अगर बात करें, देखो चैतन्य, राउंड लिगामेंट जो है वो यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एंड ओवरी लिगामेंट ओवरी को यूट्रस के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखें, अगर बात करें हिस्टोलॉजी ऑफ फेलोपियन ट्यूब, थोड़ा फास्ट इसको अपने ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो वैसे डायग्राम तो बना हुआ ही है, आप लोगों को पहले मतलब समझ में आया हुआ ही है, मेरे को जल्दी से बता देता हूं। एक रफली फिगर बताएंगे।
ठीक है, तो ये तो फेलोपियन ट्यूब है हमारे पास, एक तरफ की है ना, ये फेलोपियन ट्यूब। अब उन्हें 3 लेयर दिखाते हैं, ठीक है। सबसे बाहर, यहां पर भी दिखा दें आप, ये भी लेयर होती हैं, यहां पर भी लेयर हैं बेटा, फेलोपियन ट्यूब में भी लेयर्स हैं। ये लो, मैंने कहा था ना कि आगे मैं बताऊंगा, लेयर्स आएंगी बेटा ना। दूसरा कलर चूज करते हैं। यूट्रस जो है वो थिक वॉल स्ट्रक्चर है ना, इसलिए इसकी लेयर्स को जो है, और हम जानते भी है इम्प्लांटेशन में यही होना है, तो इसलिए इसको जो है वो इंपॉर्टेंस जो है मेंशन करते हैं, ठीक है। बाकी लेयर तो हमेशा ही होंगी, वॉल है तो लेयर्स तो होनी होनी है। देखो, लेकिन यहाँ पर अपने पतली पतली सी बनाएंगे, मैंने फिर भी मोटी मोटी बना दी है ताकि दिख जाए बस, है ना, पतली पतली स्ट्रक्चर। अब देखो, नॉर्मली क्या है अपने पास, नेम भी मैं हर एक के वैसे कलर चूज कर लेता हूँ जैसा मैंने कलर लिया है। यहाँ पर हम बोलते हैं इसे बच्चों पेरीमेट्री, यहाँ पर हम बोलते हैं बच्चों टुनिका एडवेंटिशा, ठीक है। यहाँ पर भी बाहर की तरफ टुनिका एडवेंटिशा। मैंने तो अपने को फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस का याद रख लें। मायोमेट्रियम, फेलोपियन ट्यूब में मस्कुलरिस, आप कह सकते हैं कि ये जो मस्कुलरिस है इसे यूट्रस में आप मायोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। एंड लास्ट जाते हुए एंडोमेट्रियम, और यहां पर हम बोलते हैं म्यूकोसा। याद करो बच्चों, आपने जब हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था तो उसके अंदर अपने पढ़ते ना 4 लेयर, सबसे बाहर की तरफ होती है सीरोसा, फिर होती है मस्कुलरिस, फिर होती है सब म्यूकोजा, फिर म्यूकोजा। ऐसी पढ़ी थी अपनों ने हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है। म्यूकोसा के अंदर हमने फिर से 3 लेयर बनाई थी, आपने बनाया था वहां पर म्यूकोसा के अंदर, म्यूकोसा की मस्कुलरिस, फिर लेमिना प्रोप्रिया एंड फिर एपिथेलियम। देखो बच्चों, नॉर्मली हम अगर जब भी बात करते हैं एपिथेलियम तो उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा ही होगा, है ना, पर हमें यहाँ पर म्यूकोसा की बात करनी है और इसकी मस्कुलरिस को हाईलाइट करना है, ठीक है। कहां पर, मैं फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई सब म्यूकोसा की कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पर 3 लेयर ही है, हम 3 लेयर के बारे में बात करते हैं। तो आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको तो हमने बोल रखा है टुनिका एडवेंटिशा, यूट्रस में उसी को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। मस्कुलरिस के अंदर आपको याद रखना है सीएमएल एंड एलएमएल दोनों ही लेयर्स प्रेजेंट होती है, सर्कुलर मसल लेयर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर दोनों प्रेजेंट होती है। मायोमेट्री में भी आपको सीएमएल भी मिलेगी एंड एलएमएल भी मिलेगी। सीएमएल एंड एलएमएल की फुल फॉर्म होती है सर्कुलर मसल लेयर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, ये आपको हर जगह मिलेगी। यहाँ पर भी आपको सीएमएल एंड एलएमएल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा, ठीक है, मस्कुलरिस में, इसकी मस्कुलरिस में। तभी तो बोलते हैं फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, हमारे पास। अच्छा, म्यूकोसा जो है वो इंपॉर्टेंट है। म्यूकोसा के लिए अगर बात की जाए, म्यूकोसा में क्या आएगी, अंदर वाली एपिथेलियम आएगी, और अंदर वाली एपिथेलियम आपने पढ़ी हुई है एनिमल टिश्यू के अंदर, ये होती है सीलिएटेड कोल्यूमिनार, ठीक है। प्लस हम देखेंगे यहाँ पर म्यूकोसल फ्लूइड भी आता है, ठीक है, क्योंकि ग्लैंड्स हैं, एपिथेलियम है, और एपिथेलियम जब जानते हैं कि वो ग्लैंड का फॉर्मेशन कर सकती है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बच्चों म्यूकोसा फ्लूइड आता है जो कि ओवा को न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। आपको आपके इस लेवल पे याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें यूट्रस, तो उसकी एंडोमेट्रियम में म्यूकोसा
और म्यूकोसा के अंदर एक तो एपिथेलियम, एक उसका म्यूकोसल फ्लूइड, जो कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर को जो है न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। एपिथेलियम जो है यहाँ पर हम बोलते हैं कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है, जो सीलिएटेड भी होती है और नॉर्मल भी होती है, मतलब कि नॉन सीलेटेड भी होती है, अनसीलेटेड भी होती है, पेजेस पैचेज में मिलती है अपने को, ठीक है। तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि कॉलमनार एपिथेलियम होती है यूट्रस के अंदर, ठीक है। यहां पर भेजाना कि एपिथेलियम जो है, मुझे आप जो है वो अगर रिकॉल करो, मनी मन लिखना मत, कौन सी होती है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ऐसा कुछ होती है ना। लेकिन हम तो फिलहाल एक हिस्टोलॉजी की बात कर रहे हैं, है ना। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम के लिए मैंने आपको एक बात बता दी थी कि परमानेंट लेयर जो होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम बेसिलिस, और स्ट्रेटम बेसिलिस से हम देखते हैं जो हर मंथ बनती है ना हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, उसे बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस। तो ये बनता हुआ चलता है, ठीक है। तो ये एक हिस्टोलॉजी आपके पास दे रखी है आपके मॉड्यूल के अंदर, आपके स्टडी मटेरियल के अंदर 3 या 4 लाइनों के अंदर, जिसको हमने यहाँ पर फिगर के थ्रू समझा है, ठीक है। तो यहां तक अपने यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब की एनाटॉमी देखी है। कल अपने जो है वो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसके अंदर मोस्ट बेबीज, लेबी मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें 3-4 होमोलॉगस और मिलेंगे, हम उन होमोलॉगस को देखेंगे, देन फिर इसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम एंसेटिक फिगर को डिस्कस करते हुए फिर फीमेल मेमोरी ग्लैंड को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चा। तो आज अपनी क्लास अपनी यहीं खत्म करते हैं।